नमस्कार सभी को और सभी को जोहार। तो जैसा कि आप लोग पिछला जो क्लास हुआ था वहाँ से इकोलॉजी आप लोग का शुरू हो गया है और इकोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके थे। आपको एबायोटिक फैक्टर शुरू किए थे और जैसा कि आपको पता था कि चार ऐसा आपको एबायोटिक फैक्टर था जो क्या कर रहा था, जीवों की विविधता को प्रभावित कर रहा था, है ना, प्रभावित कर रहा था। जिसमें से आपको टेम्परेचर पढ़ा दिए थे हम और वाटर पढ़ा दिए थे। अब आज जो पढ़ना वो तीसरा फैक्टर है जो कि है आपका प्रकाश। क्या है? प्रकाश है। और यह भी क्या होता है तो काफी ही महत्वपूर्ण क्या है, अजैविक कारक है, क्योंकि क्योंकि यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप जानते हैं कि यह एक ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जिसके बिना जीवन जो है वह संभव नहीं है। कारण क्या है कि हम जानते हैं कि प्रकाश, देखिए, पादप इसी सौर ऊर्जा का उपयोग करके क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का निर्माण करता है। आप लोग को हम बायोलॉजी में ये चीज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो बनने वाला जो आपका भोजन है उसके थ्रू ही क्या होता है कि जो फूड का निर्माण हो रहा है वही फूड क्या है तो फल के रूप में हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और उसी के दौरान हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। हम जानते हैं कि जो आपका पादप होता है वो स्वपोषी होता है और जानते हैं कि स्वपोषी जो जीव होता है उसके लिए सूर्य का प्रकाश काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवं इन्हीं पादपों पर क्या होता है, विषम पोषी जीव क्या होता है, निर्भर करता है। यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, क्लियर है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उन्हें कहते हैं विषम पोषी कहते हैं। और ये विषम पोषी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कहीं कहीं ना कहीं जो स्वपोषी होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ये सभी पादपों को एक जैसी तीव्रता वाला प्रकाश नहीं मिलता है। याद रखिएगा कि जंगलों में बड़े वृक्षों के आधार पर पाए जाने वाले जो शाक होते हैं वह जो सर्व्स होते हैं, देखिए शाक व सूप यानी कि हर्ब और जो सर्व होता है, ठीक है, को कम प्रकाश मिलता है। क्या होता है, जो बड़ा बड़ा जंगल होता है जो उसमें शाक और जो सूप होते हैं उनको कम प्रकाश मिल पाता है क्योंकि ये बड़े वृक्षों के द्वारा क्या होते हैं, ढके रहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। देखिए, पादपों व जंतुओं दोनों के लिए प्रकाश क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। पादपों और जंतुओं के लिए क्या है, दोनों के लिए प्रकाश काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसे आप लोग को पढ़ाए थे कि जो हड्डियां जो होती है विटामिन डी जो प्राप्त करते हैं वो कहां से, प्रकाश से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। और पादप जो अपना खाना बनाता है किससे, सूर्य के प्रकाश से, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले पादप को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं एटीलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एटियोलेटेड, सॉरी इसको क्या कहते हैं हम लोग, एटियोलेटेड कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एटियोलेटेड क्या कहते हैं इसको हम लोग, एटियोलेटेड कहते हैं। इस वर्ड पे आप लोग को ध्यान देना है, अर्थात ये पीले रह जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिन पादपों में क्या होता है, प्रकाश प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, पत्तियां हरी होती है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का क्रिया वहां पे हो रहा है, क्लोरोफिल वहां पाया जा रहा है। लेकिन ऐसे पादप जिनमें प्रकाश अनुपस्थित हो रहा है तो उनमें क्या होता है, पत्तियां पीली रह जाती है और इनको क्या कहते हैं, एटियोलेटेड कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश पादपों की वृद्धि व विकास के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। पता है सभी को, रंध्रों का खुलना यानी कि जो अस्टोमाटा जो होता है इसका खुलना व बंद होना भी क्या होता है, प्रकाश पर ही निर्भर करता है, ठीक है। एक को बोलते हैं, देखिए यहां पर जैसे कि आप दो चीज पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है फोटो एक्टिव अस्टोमाटा, तो वर्ड से पकड़ा गया होगा। फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश में क्या हो, एक्टिव हो, जो प्रकाश में क्या हो, एक्टिव हो, है ना। यानी कि देखिए फोटो एक्टिव अस्टोमाटा यानी कि वैसा आपको अस्टोमाटा रंग है जो क्या हो, प्रकाश में एक्टिव हो, यानी कि जो प्रकाश में खुलता हो। एक को बोलते हैं क्या हम लोग, तो स्कोटो एक्टिव अस्टोमाटा, यानी कि जो अंधकार में खुलते हैं, जो अंधकार में खुलते हैं, क्लियर है। तो ये दो तीन पॉइंट ऐसा जिसको ध्यान रखना आपको।
देखिए अब आता है, देखिए कई सारे पादप अपने पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग के लिए क्या करता है, प्रकाश पर निर्भर करते हैं। किस पर? फ्लावरिंग के लिए, फूलों के खिलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, इन पादपों के लिए क्या होता है, प्रदीप्ति काल यानी कि जो फोटो जो पीरियड होता है वह पुष्पन के लिए क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपने किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए क्या होता है, प्रकाश पर निर्भर करता है, और इनका जो प्रदीप्ति काल जिसको बोलते हैं फोटो पीरियड बोलते हैं, पुष्पन के लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, फूलों के खिलने के लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप ध्यान दिए होंगे कि अपने दैनिक जीवन में आप जब पूजा पाठ के लिए जब अड़हुल का फूल जिसको हम लोग चाइना रोज बोलते हैं, जब उसको तोड़ने जाते हैं तो जब तक धूप नहीं खिलता है तब तक वो खिलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब तक धूप नहीं खिलता है तब तो वो खिलता नहीं है। यानी कि क्या हो रहा है कि उसके फ्लावरिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश इंपॉर्टेंट है। प्रदीप्ति काल यानी कि जो फोटो जो पीरियड के आधार पर ही क्या होता है, पादपों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पादपों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पादपों को प्रदीप्ति काल यानी कि फोटो पीरियड के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट यानी कि अल्प दिवसीय पादप। इन पादपों को कम प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन हेतु। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि अल्प दिवसीय पादप क्या होता है। तो ऐसे पादप जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे कि धतूरा, जो धतूरा का जो पादप होता है वो हो गया, फिर लेमना हो गया। ये 2 एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है, एक धतूरा और एक आपको लेमना, ये 2 को याद कर लीजिएगा। एक होता है आपको LDP यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स, मतलब इन पादपों को पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए क्या होता है कि अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मूली। ये सब सिंपल वर्ड है और काफी आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्या बोले कि देखिए शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या हो गया कि जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता हो, जिन पादपों को, जैसे कि धतूरा और लेमना। और अगर LDP का बात करें, लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़े, है ना, प्रकाश काल की आवश्यकता पड़े, किसके लिए, पुष्पन के लिए, जैसे कि मूली। एक होता है डे नेचुरल प्लांट, DNP, डे नेचुरल प्लांट। आपसे पूछ सकता है ये सब टर्म्स, तो इन टर्म्स को आप लोग को काफी ध्यान से पढ़ना है एकदम। ठीक है, तो इन पादपों पर क्या होता है, प्रकाश काल का प्रभाव पुष्पन पर नहीं होता है, जैसे कि टमाटर। तो यानी कि जिस पर प्रकाश प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको बोलते हैं डे नेचुरल प्लांट, जैसे कि टमाटर का पौधा या प्लांट। मूली का प्लांट क्या हो गया, तो लॉन्ग डे प्लांट, जिसको अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। एक आएगा शॉर्ट डे प्लांट, जिसको कम प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, जैसे धतूरा और लेमना। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते चले जाइए, आप लोगों को सब याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे जंतु प्रकाश का उपयोग चरने के लिए, किस लिए, चरने के लिए, और प्रवास के लिए यानी कि माइग्रेशन के लिए व जनन के लिए भी करते हैं। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है ना, कि बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो प्रकाश में ही क्या करते हैं, चरते हैं, है ना, या फिर माइग्रेशन करते हैं, प्रवास करते हैं, या फिर जनन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। इतना ही नहीं, याद रखिएगा कि प्रकाश स्पेक्ट्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे प्रकाश स्पेक्ट्रम का यूवी प्रकाश, यूवी लाइट जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होता है, कई जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है ना। अल्ट्रावायलेट जो लाइट होता है कई जीवों के लिए हानिकारक होता है। ये तो हम लोगों के लिए भी क्या है, काफी हानिकारक होता है। जैसे कि अगर ओजोन परत छिद्र, आप लोग जानते होंगे कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो रहा है कि ओजोन छिद्र पाया जा रहा है। ओजोन छिद्र का मतलब क्या है, ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं है कि उसमें छिद्र हो गया है। ओजोन छिद्र का मतलब ये होता है कि ओजोन की चौड़ाई का कम होना,
ओजोन की चौड़ाई का कम होना ही क्या होता है, ओजोन छिद्र होता है। तो ओजोन छिद्र से मतलब क्या है कि वहां से यूवी लाइट काफी अधिक मात्रा में प्रवेश करेगा, और वह अगर हमारे स्किन पे पड़ता है तो स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। क्या होगा, स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। आप लोग को ये पता होगा कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, मेलानिन पाया जा रहा है ना, मेलानिन पाया जाता है, आपको पता है। और आप जानते हैं कि मेलानिन क्या करता है कि यूवी रेज के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है ना। जो काले लोग होते हैं, चूंकि उनमें क्या होता है, मेलानिन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, मेलानिन की संख्या अधिक होती है या अमाउंट काफी अधिक होता है। तो मेलानिन का अमाउंट अधिक होने के कारण क्या होता है कि वो यूवी लाइट से अधिक मात्रा में बचेंगे, यानी कि उनको स्किन कैंसर होने का खतरा काफी कम होता है। जो गोरे लोग होते हैं उनको स्किन कैंसर होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि उनके स्किन में मेलानिन की संख्या कम होती है, मेलानिन कम पाया जाता है। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले पादपों को सीधा प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। आपको बताए थे अभी हम क्लास से जो पहला हुआ था, फोटिक जोन और एफोटिक जोन। तो जो फोटिक जोन में होता है उनको तो ठीक है, कुछ कुछ प्रकाश मिल जाता है, लेकिन जो एफोटिक जोन में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उन तक क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो सीधा नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है, यानी कि वेवलेंथ जो होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। इस तरंग दैर्ध्य के आधार पर ही विभिन्न गहराई में अलग अलग प्रकार के पादप पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं, किनारों पर क्या होते हैं, हरे शैवाल, थोड़ी कम गहराई पर भूरे शैवाल। आप लोग को हालांकि बायोलॉजी में ये हम पढ़ा चुके हैं, जब प्लांट एनाटॉमी आप लोग पढ़ा रहे थे, या प्लांट किंगडम, सॉरी, जब प्लांट किंगडम पढ़े थे उसमें शैवाल पढ़े थे आप लोग को, तो उसमें हम इस पर चर्चा किए थे आप लोग को। हरा शैवाल कम गहराई में ही पाया जाता है, जबकि भूरा शैवाल, सॉरी, जो आपका हरा शैवाल होता है वो किनारों पे पाया जाता है, जो भूरा शैवाल होता है वो कम गहराई में पाया जाता है ना। वो सबसे अधिक गहराई में पाया जाने वाला शैवाल होता है लाल शैवाल। आपसे ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि सबसे अधिक गहराई में पाया जाने वाला शैवाल कौन सा होता है, तो लाल शैवाल होता है, लाल शैवाल, वह किनारों पर हरा शैवाल। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर ही पादपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब प्रकाश की तीव्रता के आधार पर क्या कर रहे हैं कि पादपों को दो श्रेणियों में हम लोग बांट रहे हैं, दो टाइप्स में बांट रहे हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं प्रकाशीय पादप, प्रकाशीय पादप जिसको हेलियोफाइट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेलियोफाइट्स, कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हेलियोफाइट्स क्या है, हेलियोफाइट्स क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है कि आपको सेक्योफाइट्स क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि प्रकाश प्रिय पादप और छाया प्रिय पादप, आपसे ये हिंदी में नहीं पूछेगा, क्योंकि हिंदी में वर्ड काफी आसान हो जाता है। इन पादपों को अधिक प्रकाश तीव्रता चाहिए, अर्थात ये पादप अधिक प्रकाश में वृद्धि करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसे पादप जो अधिक प्रकाश में वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हेलियोफाइट्स कहते हैं। और वैसे पादप जो छाया में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं हम लोग, सिक्योफाइट्स कहते हैं। कभी कभी शेड लविंग प्लांट भी कहते हैं, जैसे जामुन का पौधा, जामुन का पौधा इसका एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स भी क्या होता है, छाया प्रिय पौधा होता है। जो आप लोग को, अगर आप लोग ब्रायोफाइट्स और ट्रायोफाइट्स का, आप लोग टेरिडोफाइटा का अगर आप लोग वीडियो देख लिए होंगे अभी तक जो कि हम पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आप लोग पढ़ाए थे हम कि ब्रायोफाइटा और जो टेरिडोफाइटा होता है ये कैसा है, तो छाया प्रिय पादप होता है, यानी कि छाया में उगने वाले पादप होते हैं। पादपों में हरा रंग व फलों में जो विभिन्न रंग जो होता है वह भी प्रकाश द्वारा ही निर्धारित होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी सब है, ध्यान दीजिएगा। आगे अब कि किसी विशिष्ट स्थान की वनस्पति भी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश काल और प्रकाश की क्वालिटी पर बहुत कुछ निर्भर करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का काल और प्रकाश की क्वालिटी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
अब आते हैं जो चौथा फैक्टर था यानी कि सोइल यानी कि मृदा। तो भूमि की उपजाऊ परत को ही क्या कहते हैं, हम लोग मृदा कहते हैं। यानी कि भूमि का जो सबसे ऊपरी जो परत होता है, जो कि उपजाऊ जो परत होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिट्टी यानी कि मृदा कहते हैं। याद रखिएगा कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। जबकि मृदा के निर्माण की क्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, जबकि मृदा के निर्माण की क्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मृदा निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए कि मृदा का निर्माण जो होता है वह वेदरिंग पर निर्भर करता है, यानी कि अपक्षयन पर निर्भर करता है, वेदरिंग पर, ठीक है, निर्भर करता है। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मृदा को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं अवरोही मृदा, एक को बोलते हैं वाहित मृदा। यानी कि एक को बोलते हैं रेसिड्यूअल सोइल और एक को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सोइल। वैसे तो जब हम मृदा पढ़ते हैं तो मृदा को हम लोग 8 भागों में भी बांटते हैं, ठीक है। एक काफी कॉमन क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बारिश होने के बाद जो मिट्टी से जो सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है वह किसके कारण आती है, वह किसके कारण आती है, वह किसके कारण आती है, ठीक है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा होने के बाद जो मिट्टी से जो खुशबू आती है वह किसके कारण आती है, ठीक है। तो ये जो आप लोग को ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक दो चीज तो ऐसा है जो आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ में है, कुछ ऐसा जो आप लोग को सुन के याद करना है। तो उसको बोलते हैं पेट्रिकोरसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेट्रिकोरसेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रिकोरसेंट कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए अब जो पहला 2 भाग है उसको समझते हैं, रेसिडुअल सोइल के बारे में और वाहित मृदा के बारे में। ऐसी मृदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहित नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सोइल कहते हैं। यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, उसको रेसिडुअल सोइल कहते हैं। चट्टानों के अपक्षयन के बाद वह मृदा वहीं पर रह जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता वाहित मृदा, ऐसी मृदा जो चट्टानों के अपक्षयन के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है उसको वाहित मृदा कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि चट्टानों का अपक्षयन, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, चट्टानों का अपक्षयन, ठीक है। यानी कि मृदा निर्माण के लिए क्या जरूरी है, चट्टानों का अपक्षयन जरूरी है। अब देखिए यहां से वाहित मृदा का भी बहुत प्रकार होता है। एक को बोलते हैं इलुयन सोइल बोलते हैं, ठीक है, जो हवा के द्वारा वाहित मृदा होती है, जो हवा के द्वारा क्या होती है, वाहित मृदा होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवा के द्वारा वाहित मृदा को क्या कहते हैं, तो इओलियन सोइल कहते हैं। एक होता है आपका कोलोवियल सोइल, जो गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा, किसके द्वारा, गुरुत्व के द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहते हैं, तो कोलोवियल सोइल कहते हैं। जबकि अगर बात करें तो जल के द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहते हैं, तो एलोवियल सोइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलोवियल सोइल कहते हैं। एक होता है ग्लेशियल सोइल, यानी कि जो ग्लेशियरों के द्वारा, यानी कि जो ग्लेशियरों के पिघलने से जो लाई गई मृदा होती है उसको लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल सोइल कहते हैं। और ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, इन चारों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक होता है आपका इलोलियल सोइल, होता है इलोलियन सोइल, यानी कि हवा के द्वारा लाई गई मृदा। कोलोवियल सोइल यानी कि गुरुत्व के द्वारा लाई गई मृदा। एलोवियल सोइल यानी कि आपका जल के द्वारा लाई गई मृदा। एक ग्लेशियर, जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद लाई गई मृदा। आपको इन सबको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। एक होता है मृदा का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सोइल। तो मृदा के कणों को आपस, देखिए देखिए मृदा के कणों का अमाप, यानी कि जो ग्रेन साइज जो होता है
ग्रेन साइज, समूहन, यह सभी इस बात को डिसाइड करते हैं कि उस मृदा की वाटर होल्डर कैपेसिटी व इसका रिसाव क्षमता यानी कि इसका आपका पेरकोलेशन की क्षमता कैसी होगी। ठीक है, यानी कि उसका जो कणों का जो अमाप साइज जो होता है और जो उसका समूहन जो होगा, ग्रुपिंग जो होगा, वही डिपेंड करता है या वही आपको बताता है कि जल ग्रहण की क्षमता कैसी है उस मिट्टी में या रिसाव की क्षमता उस मिट्टी में कैसी है। जैसे एग्जांपल याद रखिएगा, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी 50% बालू रेत प्लस 50% क्या होता है, इसमें गाद होता है। ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, 50% बालू रेत होता है और 50% क्या होता है, सिल्ट, यानी कि इसमें गाद पाया जाता है। और ये क्या है, तो ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कहते हैं इसको। दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के नाम से जानते हैं। बालू रेत यानी कि जो सैंड जो सोइल होता है, जल ग्रहण की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। जल ग्रहण की क्षमता क्या होती है, सबसे कम किसमें होती है, तो बालू रेत में, यानी कि सैंड सोइल में होती है। लेकिन याद रखिए, जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां से यहां तक। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ये एग्जाम सब में आए हुआ पॉइंट्स है, एक भी पॉइंट आपका छोड़ने के लायक नहीं है। ठीक है, सोइल का पीएच, खनिज का संगठन यानी कि मिनरल कंपोजिशन, उस स्थान की टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति इस बात को डिसाइड करती है कि उस स्थान पर वनस्पति यानी कि वेजिटेशन कैसा होगा, एवं जैसा वेजिटेशन होगा वैसे ही उस स्थान पर जंतु और एनिमल होंगे। ठीक है, देखिए पीएच पे भी डिपेंड करता है बहुत चीज आपका। ठीक है, पीएच पे भी बहुत चीज डिपेंड करता है। अगर 6.4 से अगर पीएच मान कम है तो मिट्टी कैसी होगी, लवणीय मिट्टी होगी। अगर उससे ज्यादा है तो आपका बेसिक, यानी कि आपका कैसा होगा, बेसिक होगा और आपका एसिडिक होता है। तो जहां पे एसिडिक मिट्टी होती है वहां पे क्या होता है, वेजिटेशन कम होता है। कैसा होता है, वेजिटेशन कम होता है। अब वहां पे अगर वेजिटेशन कम होगा तो जंतु भी क्या होंगे, वहां पर कम होंगे। पादपों व जंतुओं के निवास के लिए मृदा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मृदा के सन स्तर भी होते हैं। अब देखिए मृदा का प्रकार यानी कि ग्रेन साइज, ठीक है, पर निर्भर करता है। मृत जीव जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ मृदा से मिलकर इसे उपजाऊ बनाते हैं। यानी कि अगर बात करें तो जो पादप सड़गल जाते हैं, जो जंतु ऐसे होते हैं जो सड़गल जाते हैं, वो मिट्टी के लिए क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिससे क्या होता है, मिट्टी को वो उपजाऊ बनाते हैं। यानी कि उपजाऊ बनाने के लिए क्या चाहिए, इसमें आपको कार्बनिक पदार्थ चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज का क्लास भी आपका यहाँ तक खत्म होता है और यहाँ तक हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने जाना। ठीक है, अब हम लोग आगे मिलेंगे अगले क्लास में और आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, सभी को जय हिंद।